नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम दिन भर की तमाम अहम खबरों की तह तक जाते हैं, अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने तमाम अहम साथियों के जरिए, और खबर की गहराई, उसके मायने आपको समझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक की खबर है शिमला में, और हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो कठोर कदम उठाएंगे, और ये कदम उठाने पर हमें विवश होना पड़ेगा। जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारी के मुद्दे पर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि विभाग 15 दिनों के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगी। विभाग में नो वर्क नो पे पहले से लागू है। हम कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें। आपदा की वजह से पंचायतों में कई महत्वपूर्ण काम पेंडिंग। जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हड़ताल पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी पर नहीं लौटे कर्मचारी तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उनके प्रतिनिधि जो हैं वो उनके साथ हमने मीटिंग करी थी और उनको हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर गंभीर है। उनका सबसे पहला मुद्दा मर्जर का है, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग मर्ज करने का है। इसके ऊपर कई मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिला परिषद कर्मचारियों को भी मैसेज देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी बात पूरी बात है। हमने बारीकियों से कुछ एक स्टडी भी किया है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ताकि बाद में जो है विवाद में ना आए, और नहीं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कुछ सैलरीज को लेके जो हैं, क्योंकि जो पहले लगे हैं उनकी सैलरीज कम है, जो बाद में लगे हैं, क्योंकि पहले मैं बताना चाहूँगा जो लोग लगे थे 99 में वो सहायक के रूप में लगे थे, और जो बाद में आए उस टाइम पे स्केल बढ़ गए थे, वो डायरेक्ट लगे थे। वो मुद्दा भी है, तो वो कैसे सुलझाना है इसके ऊपर हम लोगों ने उनको बोला है कि 15 दिन के अंदर हम आपके साथ दोबारा पुनः बैठक करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनसे भी विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन नेक्स्ट कैबिनेट में जो 11 तारीख को है उस दिन कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वो ही डिसाइड करेंगे, वही अधिकृत हैं ये बात करने के लिए। हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, आपका बहुत स्वागत है। और प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप, आपका ही रुख करें। हिमाचल प्रदेश की अहम खबर हमने बताई है अपने दर्शकों को। जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक का ये मामला है। जान सकते हैं प्रदीप, आखिर क्यों स्ट्राइक पर है जिला परिषद कर्मचारी, और इस पर सरकार का क्या कहना है? विवाद है किस बात को लेकर? बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगभग 4300 जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं वो इस वक्त अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल पर है, यानी पेन डाउन स्ट्राइक पर है। और इनकी कुछ दिन पहले शिमला में यहाँ पर वार्ता भी हुई थी पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ, लेकिन वो वार्ता विफल रही थी और इसमें इनको कहा गया था कि एक बार फिर से बातचीत करेंगे और तब तक आप हड़ताल वापस लीजिए। लेकिन अभी भी जो ये कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, हड़ताल पर है। पंचायतों का काम ठप हो चुका है। जो बाकी भी वीडियो ऑफिस हैं जहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है वहाँ पर भी काम इस वक्त ठप चला हुआ है। और ऐसे में अब राज्य सरकार की तरफ से, या हम कहें कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आप हड़ताल खत्म कीजिए, अन्यथा हम कठोर कार्रवाई करने पर विपक्ष होंगे। और इसमें ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको लेकर पहले से भी आदेश है कि उनके लिए नो वर्क नो पे लागू रहेगा, यानी जब तक हड़ताल पर है तब तक उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं उन्हें भी नो वर्क नो पे ही रहेगा, लेकिन वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर है तो ऐसे में उनको रेगुलर करने में दिक्कतें आ सकती है। तो ये चेतावनी कहीं ना कहीं यहाँ पर पंचायती राज मंत्री की तरफ से दी गई है। जहाँ तक इनकी मांगों की बात है, इनका कहना ये है कि हमें जिला परिषद कैडर से निकालकर पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए, ताकि ये एक अलग कैडर ना होकर वो भी पंचायती राज विभाग के कर्मचारी कहलाए जाए और वो सारा काम पंचायती राज विभाग का ही कर रहे हैं, पंचायतों का काम कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ जो छठा वेतनमान, संशोधित वेतनमान जो दिया गया था वो इनको नहीं मिला है, उसका एरियर भी मिलना है और डीए की किस्तें भी इनको मिलनी है, वो पेंडिंग है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख डिमांड है। लेकिन जो बड़ी और महत्वपूर्ण डिमांड इनकी ये है कि जितने भी हम जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, हम सभी को पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर कल हमने जो पंचायती राज मंत्री अमित सिंह हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और एकदम से ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इनके लिए कोई पॉलिसी बनाकर इनको पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाए। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन होना है और मुख्यमंत्री उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, उसके निर्देश जारी करेंगे और इसमें कौन चेयरमैन होंगे, कौन मेंबर होंगे और उसके बाद वो कमेटी देखेगी कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, इनको पंचायती राज विभाग में मर्ज कैसे किया जा सकता है। लेकिन सरकार पॉजिटिव है और इनकी जो डिमांड है उनको पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है, ये उनकी तरफ से जोर कहा गया है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो 4700 ये कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं उनके अधिकारी भी हैं, ये अभी जो कलम छोड़ो हड़ताल पर हैं, इसके वजह से पंचायतों में काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। आपदा काल की वजह से पंचायतों में ग्राम सभाएं नहीं हो पाई हैं और इस बार भी ग्राम सभाएं नहीं हो पाई क्योंकि ये हड़ताल पर चले गए थे। तो ऐसे में पंचायतों के काफी सारे काम जो रहते हैं, मनरेगा के काम रहते हैं, बाकी कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायतों से मिलते हैं, कर्मचारी वहां नहीं जा रहे हैं, तो वो सारा काम इस वक्त प्रभावित हो गया है। तो अब इसको लेकर सरकार सख्ती के मूड में है और कहा कि हम ठोस कदम उठाएंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या जो आह्वान किया गया है पंचायती राज मंत्री की तरफ से, उसका जिला परिषद कर्मचारियों पर जो हड़ताल पर उन पर असर क्या होता है। लेकिन ये आश्वासन बेशक उनको दिया गया है कि हम 15 दिन के भीतर, यानी जो अभी 10-15 दिन का समय है, उन 15 दिन के भीतर फिर से 15 दिन में फिर से एक बार बैठक होगी और जो आश्वासन दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से, देखते हैं उसका कितना असर होगा इन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर। क्या ये मामला लंबा खींचेगा या इसका कोई हल निकल आएगा? बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए। यहां हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 7 अक्टूबर को अमित शाह का उत्तराखंड में दौरा प्रस्तावित है। अमित शाह का दौरा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का दौरा काफी खास है। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, 7 अक्टूबर को दौरा प्रस्तावित है केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड में। जाहिर सी बात है चुनाव के हवाले से तो ये दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। संगठनात्मक बैठक भी लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और कार्यकर्ताओं का हौसला बूस्ट करने के लिए इस तरह के दौरे वैसे भी काफी अहम होते हैं। आप तफसील से बताइए गृह मंत्री के इस दौरे के हवाले से, इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे, बीजेपी के लिए किस तरह पावर बूस्टर का काम कर सकता है ये दौरा? मुमताज, देखिए 7 अक्टूबर को ये प्रस्तावित दौरा है जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो उत्तराखंड में पहुंचे हैं और देहरादून में पहुंचे। हालांकि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक होनी है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो राज्यों के आपसी कम्युनिकेशन के लिए, आंतरिक मुद्दों के लिए और सुरक्षा के लिहाज से ये बैठकें रूटीन में होती है। तो खास तो ये रहने वाला है, एक और कार्यक्रम अमित शाह कराएगा पुलिस से रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा जो और खास कार्यक्रम है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के प्रांतीय जो पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं और खासकर जो कैबिनेट मंत्री है, 3 बैठकें इसमें रखी गई हैं। तो सिलसिलेवार ये बैठकें होंगी और इन बैठकों का जो कह सकते हैं कि चुनाव आने वाले हैं 2024 लोकसभा के, उन्हीं के मद्देनजर, उन्हीं की तैयारियों को लेकर के जो बड़े नेता है उत्तराखंड का रुख भी करते हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ साथ ये बैठकें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि अब जो कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी में कुछ टिकट की मांग भी कर रहे हैं, जो नेता है, तो कौन सा वो मुफीद चेहरा हो सकते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दर्ज कराए। तो ये है क्योंकि 5 जो सीटें हैं उत्तराखंड में वो बीजेपी के खाते में है और इस बार का जो चुनाव है बहुत चुनौतीपूर्ण है। एनडीए और इंडिया के बीच में ये टक्कर मानी जा रही है। खासकर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा से यहाँ चुनावी टकराव रहता है। तो अब अमित शाह जब पहुंचेंगे तो अपने कार्यक्रम के साथ साथ जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं और कैबिनेट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये बैठकें होंगी। अलग अलग समय में इवनिंग में ये बैठकें होंगी और नब्ज टटोली जाएगी कि आखिर उत्तराखंड में अब बीजेपी को भारी बहुमत से वो कौन कौन से चेहरे हैं जो जिता सकते हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुछ चेहरों का इस बार टिकट कट सकता है। अभी आपने सुना होगा कि कैबिनेट मंत्री हैं
सुबोध उनियाल वो भी दावा कर चुके हैं कि टिहरी लोकसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी अगर उनको ये जिम्मेदारी देगी तो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। यानी ये बीजेपी के ही वो नेता है, उनकी भी इच्छा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। इसके साथ रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री है वो इच्छा जता चुकी है कि अल्मोड़ा या नैनीताल से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। अमित शाह क्योंकि उत्तराखंड को भली भांति से जानते हैं, वो अक्सर उत्तराखंड में आते रहे और उनकी जो रणनीति है उसका विपक्षी भी लोहा मानते हैं। तो अपने कार्यक्रमों के साथ साथ अलग से ये एक खास बैठक होगी और इसी बैठक में पता लगाया जाएगा या कह सकते हैं कि नब्ज टटोली जाएगी कि कौन कौन से चेहरे हैं जो भाजपा को आने वाले वक्त में जीत दिलवा सकते हैं, या फिर कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं, कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाएगा क्योंकि जिला स्तरीय लेवल पर बहुत नाराजगी बनी रहती है, नेता एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं अंदरूनी तौर पर, खुले मंच पर तो नहीं। तो ये तमाम जो भी कवायद है वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर नजर आती है। जी राव शफात, खबर ये भी सामने आई, इस तरह के इशारे भी मिले कुछ की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पौड़ी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह और जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने टिकट भी नहीं लिया था, चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार जिस तरह से वो सक्रिय होते नजर आए सोशल मीडिया पर, खासकर अभी कुछ दिन पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और ये भी दावा किया गया उनके जो समर्थक हैं कि पौड़ी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि जो सिटिंग सांसद हैं हो सकता है कि उनसे तकरार की स्थिति आने वाले वक्त में बन जाए। जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी सुबोध उनियाल चाहते हैं कि पौड़ी से वो टिहरी से वो चुनाव लड़े, टिहरी से माला राजलक्ष्मी क्योंकि सांसद है तो उनके टिकट पर खतरा मंडरा सकता है। इसके साथ ही रेखा आर्य चाहती है कि वो भी चुनाव लड़े, इसी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और ऐसे बहुत सारे नाम अभी आने वाले वक्त में और निकल करके सामने आ सकते हैं जो टिकट के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं। ठीक है आपने राव शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर है हमारे पास आपके साथ चर्चाओं के लिए। अब भूकंप रेखा से 50 मीटर तक निर्माण पर रोक लगा दी गई है। एमडीडीए के टाउनशिप प्लानर ने निर्माण पर रोक की सिफारिश की है। प्रशासन ने 30 मीटर के आसपास निर्माण पर सहमति दी है। वहीं बहुमंजिला निर्माण कार्य पर भी रोक लग सकती है। भूकंप के बढ़ते खतरात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये अहम खबर दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के हवाले से, काफी अहम है खबर। राव शफात बने हुए हमारे ब्यूरो हेड लगातार हमारे साथ। राव शफात, भूकंप के खतरों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले को कैसे समझेंगे? आम लोगों के लिए इस खबर का क्या मतलब है और क्यों इतना अहम फैसला लिया गया है, जरा तफसील से आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बहुत संवेदनशील है और खासकर अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून बहुत अति संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन है वो करीब 29 फॉल्ट लाइन है जो भूकंप से संबंधित मानी जाती है, खासकर देहरादून के आसपास से होकर के गुजरती है। क्योंकि पृथ्वी पर जो एक फॉल्ट लाइन है, मुख्य जो लाइन मानी जाती है भूकंप के लिहाज से, वो देहरादून जैसे क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो इन सभी लाइनों को फ्रंट लाइन का नाम दिया गया है एमडीडी। जितने भी 29 जो फॉल्ट लाइन है उन सबको फ्रंट लाइन कहा गया है और इसी के आसपास एमडीडी ने जो डिजिटल मैप एक तैयार किया है जिसमें सिफारिश की गई है कि 50 मीटर के आसपास ऐसे जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनका निर्माण ना हो और जो हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। तो रिपोर्ट एमडीडी ने शासन को भेजी थी और शासन ने 50 मीटर से घटा करके इसको बहुत गंभीरता से लिया और 30 मीटर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भूकंप को देखते हुए, भूकंप के खतरों को देखते हुए एक बड़े पैमाने पर एमडीडी ने एक ऐसा रोड मैप यानी जो टाउन प्लानिंग शिप है उसको लेकर के एक डिजिटल मैप तैयार किया है। और जहां जहां से ये लाइन गुजरती है, जो फॉल्ट लाइन है या फिर फ्रंट लाइन है थर्ड वाली, तो यहाँ पर जो निर्माण चल रहे हैं हो सकता है कि उन पर रोक लग जाए। दूसरा, जो नए नक्शे बनेंगे अब एमडीडी की ओर से, वो देखा जाएगा कि इन फ्रंट लाइनों के आसपास 30 मीटर के दायरे में तो नहीं है, जहां बहुमंजिला इमारतों का नक्शा डाला गया है या फिर बड़ी बेतरतीब तरीके से जो बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं अवैध तरीके से, उनको भी रोका जा सकता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है और ये इसलिए हुआ है मुमताज क्योंकि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और यहाँ भूकंप काफी नुकसान पहुंचाता है। अभी हाल ही अगर 2 दिन की बात करें तो तब भी भूकंप आया था और खासकर देहरादून में लोग दहशत में थे, जो लोग बड़ी बड़ी मंजिलों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। तो एमडीडी ने ये डिजिटल मैप तैयार किया। राव शफात, बेहद शुक्रिया आपका इन दोनों अहम खबरों की तह तक जाने के लिए, इन खबर के मायने समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच हम एक अहम खबर का रुख चंडीगढ़ से करेंगे। प्रदूषण में पर्यावरण का दम घुटने लगा है। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। 7 गुना
ज्यादा होंगे पराली जलाने के मामले। AQI 300 के पार हो गया है। देश में पराली को लेकर ये अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। पराली जलाने के मामलों में प्रशासन सख्त हो गया है। 100 मामलों में चालान करके 2.85 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। 2,85,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है पराली के 100 मामलों में चालान करके। प्रदेश सरकार सख्त है। हरियाणा में करीब 166 केस अभी तक दर्ज कर दिए गए हैं। 29 सितंबर से बढ़ गए हैं पराली जलाने के मामले, और पंजाब में पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। अभी तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 65% की वृद्धि हुई है। अकेले अमृतसर में 333 केस दर्ज किए गए। पंजाब में कुल 456 केस दर्ज हुए। हरियाणा में पराली जलाए जाने को लेकर अब सरकार खूब सख्त है। 100 मामलों के करीब चालान काटे गए, जिनमें 2,65,000 के करीब जुर्माना लगाया गया है। यहां तक कि AQI 300 के पार हो गया, इसलिए इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। हमारे हरियाणा स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, ये खबर परेशान करने वाली है। AQI लेवल 300 के पार हो गया है। जाहिर है इस पर सख्ती बनती भी थी। हालांकि पराली जलाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही ताकीद की जाती रही है किसानों को कि पराली नहीं जलाए जाए, लेकिन इसके बावजूद 100 के करीब चालान किए गए हैं, जुर्माना भी लगाया गया है। कैसे समझेंगे इस खबर को? देखिए मुमताज, बिल्कुल पराली जलाने की अगर हम बात करें तो ये मसला ऐसा है जिस पर जैसे जैसे मौसम अब सर्द होगा, सियासत अपने आप में गर्म होते हुए नजर आएगी। एक और जहां सियासत होती है तो वहीं ये पूरा मामला जो है NGT और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई दौर हमने देखा है कि सुनवाई होते नजर आती है, और इसको लेकर के सरकारों को फटकार भी लगते हुए नजर आती है। जहां तक बात की जाए दिल्ली और पंजाब की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में स्मॉग की जो चादर है, क्योंकि वहां जिस प्रकार का विक्षोभ बनता है, उसके बाद जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली NCR में घनी नजर आती है। जैसे जैसे जो मौसम है वो सर्द होगा, सर्दियां आएंगी, वैसे वैसे हवा जो है वो ऊपर उठना कम होगी, और जो ये प्रदूषण की चादर है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। इससे पहले कई मेजर्स जो हैं वो प्रदूषण कम करने को लेकर के उठाए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम किया गया, सरकार की तरफ से क्या काम किया गया, किस तरीके से इस प्रदूषण को कम करने को लेकर के हमने देखा। अभी कुछ समय पहले भी जो ग्रैब की तरफ से भी जो जनरेटर्स हैं उन पर रोक लगाई गई थी कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर के, ताकि प्रदूषण कम हो सके। लेकिन दूसरी तरफ पराली जलने के जो मामले हैं वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले हैं और सांस लेना मुश्किल करने वाले हैं NCR क्षेत्र के अंदर, एक बार फिर सर्दियों के मौसम के अंदर, क्योंकि पराली जलने के मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर जहां ये बढ़ोतरी 7 गुना हुई है पिछली बार के मर्तबा के मुकाबले, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस आंकड़े को जो केस दर्ज किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा उसके मार्फत जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वहीं पंजाब के अंदर 450 से भी अधिक केस जो है वो दर्ज हो चुके हैं, जो कि उनके पिछले साल की जो केस दर्ज करने की जो कह सकते हैं कि प्रशासन की तैयारी थी या प्रशासन की तरफ से एक कार्रवाई थी, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो करीब 65% जो केस है वो पंजाब के अंदर बढ़ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। किसानों को भी जागरूक करने को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो पराली है उसे जलाने की जगह उससे जो अर्निंग है वो किसानों को करवाई जाए, इसको लेकर के जागरूकता जो है किसानों को लाई जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पराली जलने के जो ये मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों के अंदर जहां सियासत को बढ़ाते नजर आएंगे, तो वहीं प्रशासन और सरकार के लिए भी जब ये पूरा मामला NGT या कोर्ट तक पहुंचेगा तो उसके बाद परेशानी जो है वो बनाते नजर आएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने को लेकर के केस दर्ज किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जागरूकता की बात कही जा रही है, पराली के पैलेट्स बना करके उन्हें किसानों को अर्निंग कराने की बात की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी केस थमने का नाम नहीं ले रहे, जो कि अपने आप में आने वाले दिनों के अंदर काफी चिंता बढ़ाने वाला है। ये देखना है कि इन तमाम मामलों पर और रोक लगाई जाती है, क्योंकि 29 सितंबर से ही मुमताज ये पूरे मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, क्योंकि अब जो
फसल थी वो पूरे तौर पर मंडियों में आ चुकी है। ऐसी स्थिति में जो पराली के जो अवशेष थे वो पूरे तौर पर अब उनको किसान जलाने का काम कर रहा है अगली फसल को लेकर के। तो ये अपने आप में एक चिंता बढ़ाने वाला है और खबरें अब तक भी यही अपील तमाम किसानों से करता है कि इस प्रकार से जो पराली जलाई जा रही है ये अपने आप में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दम घोटने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे माध्यम सरकार और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के बताए जा रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाएगा तो पर्यावरण भी इससे स्वच्छ रहेगा और लोगों का सांस लेना भी आसान हो पाएगा। उम्मीद करेंगे जितेंद्र कि ये अपील खबरें अभी तक की लोगों तक पहुंचे और वो इस मामले की गंभीरता को समझें और बचें पराली जलाने से, क्योंकि जुर्मानों से बचना मकसद नहीं है, पराली जलाने के बाद होने वाले सेहत के नुकसान से बचने का मकसद है। यही सरकार भी चाहती है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए। इस बीच एक अहम खबर का रुख करेंगे हम। शिरोमणि कमेटी के चुनाव की तैयारियां जल्द शुरू होंगी। पंजाब के हवाले से बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री मान ने 21 अक्टूबर से वोट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। इस कदम से चुनाव करवाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, मुख्यमंत्री का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई शिरोमणि कमेटी सिखों के मामलों की बागडोर संभाले। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री द्वारा शिरोमणि कमेटी के चुनाव करवाने के लिए जरूरी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। वोटर लिस्ट का संशोधन और नई वोटें बनाने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कदम से चुनाव करवाने के लिए रास्ता साफ होगा। हरसिमरत पॉल हमारी साथी मेरे साथ जुड़ चुकी है सीधे इस खबर पर। हरसिमरत, शिरोमणि कमेटी के चुनाव को लेकर सरकार संजीदा है, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 21 तारीख से वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट और नए वोटर्स बनने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर बात की है। तफसील से बताइए इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे। जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि जो ये चुनाव होने हैं शिरोमणि कमेटी के द्वारा आगे करवाए जाते थे और उन्हीं के द्वारा जो लिस्ट है वो बनाई जाती थी। और अब की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा यह तारीख ऐलान की गई है जब सिख वोट जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होनी है। आपको बताएं पिछले दिनों की अगर बात पंजाब में की जाए तो फिलहाल सिखों का जितना भी मामला था, गुरुद्वारों से जुड़ा हुआ, धार्मिक मसलों से जुड़ा हुआ, सभी श्रोमणी कमेटी देखती थी। पर कुछ समय पहले से ये दोष लगते रहे हैं कि श्रोमणी कमेटी जो है वो सियासत की भेंट चढ़ गई है। कहीं ना कहीं राजनीति जो है इसको अपने संदर्भ में ले रही है और इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं अगर श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो ये अपने आप को पंथक पार्टी जो है वो ऐलानते हैं और पंथक पार्टी की तरफ से ही पंजाब में इनकी काफी समय जो है वो सरकार भी रही है। पर बाद में श्रोमणी कमेटी को अलग कर दिया गया था, श्रोमणी अकाली दल जो है वो अलग बन गया था। पर अब पुरानी सरकारें हैं, चाहे वो मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की आज के दौर में बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, वो सभी श्रोमणी अकाली दल को अलग रखते थे। और श्रोमणी जो ये कमेटी है, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिखों के मामलों को देखती थी, इनके ऊपर हमेशा से ही इस बात का दोष लगता रहा है कि कहीं ना कहीं अकाली दल इसके ऊपर अपना एक तरफ से प्रभाव रखती है और जितनी भी चीजें यहाँ पर धार्मिक मसलों की होती हैं, पंजाब में सिखों के रिलेटेड होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अकाली दल का दखल होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल का जो है नेतृत्व वो अब अलग रहना चाहिए। श्रोमणी कमेटी अलग से काम करे, सिखों को लेकर काम करे, धार्मिक मसलों पर काम करे। इसको लेकर के सिखों की जो वोट बनेगी आने वाले समय में, इसके लिए चुनाव भी करवाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया जरूर 21 तारीख से शुरू हो जाएगी। और वहीं उन्होंने कहा कि अब श्रोमणी कमेटी को बादल परिवार से अलग करने का समय जो है वो आ गया है, क्योंकि उन्होंने दोष भी लगाए कि बादल परिवार ने बहुत समय जो है वो राज किया है और उन्होंने पंजाबियों को कहीं ना कहीं जो है अपने धार्मिक मसलों पर उलझाते रहे हैं और ऐसे ही करके पंजाब में काफी समय तक अकाली दल जो है वो राज कर चुका है। जी शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर पर ये तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। हम अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। स्टेट हेड हमारे जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राव शफात अली उत्तराखंड से और प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए थे। सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबर की तह तक में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी आम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।